हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 के साइंस के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जिसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि हम जल को ऊष्मा दें तो वाष्प में बदल जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं वाष्प का मतलब है वो गैस में बदल जाता है। तो जब जल रहता है तो उसे हम उसकी अवस्था में द्रव कहते हैं, जब वो वाष्प में हो जाता है तो उसकी अवस्था में उसे हम गैस कहते हैं। कुल मिला के जल का परिवर्तन हो जाता है वाष्प में। इसी प्रकार यदि हम दूध से चाहें तो दही बना लेते हैं, दूध से चाहें तो पनीर बना लेते हैं, दूध से चाहें तो अनेक वस्तुएं और बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हम किसी वस्तु से यदि किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस वस्तु में हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो उनसे जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो इनसे अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी इसी प्रकार है कि किसी पदार्थ में यदि आप परिवर्तन कर लेते हैं तो उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो उनसे भिन्न होता है। तो यह घटना आपकी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आप इसके आधार पर यह कहेंगे कि किसी पदार्थ में परिवर्तन करके नए पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो आपको इससे पहले पता हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ही होते हैं, तो उन पदार्थों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। तो जिस पदार्थ में परिवर्तन आप करते हैं उसे सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हम जल में परिवर्तन करेंगे तो जल को सबसे पहले लिखेंगे। अब जल से क्या प्राप्त हुआ, तो इनसे प्राप्त होता है हमें वाष्प। तो जो भी आप जल में परिवर्तन किए तो आपको प्राप्त हुआ वाष्प। तो एक साइड पहले जल को लिखेंगे, उसी के सीध में आगे उसके वाष्प लिखेंगे जो भी उनसे प्राप्त हुआ, और इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान बना देंगे इस प्रकार, जो जल से वाष्प की ओर संकेत करेगा। आगे जैसे यहाँ हम अगला ले रहे हैं दूध। दूध में हम परिवर्तन किए हैं तो दूध को पहले लिखेंगे, परिवर्तन करने क्या प्राप्त हुआ उसे बाद में लिखेंगे, और इनके बीच बना देंगे एरो मार्क माने तीर का निशान, और तीर इस प्रकार से संकेत करेगा कि दूध से दही की ओर। यहाँ आपको समझ में आया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार ही प्रदर्शित करते हैं कि जो पदार्थ लेते हैं उसे पहले लिखते हैं, उसमें परिवर्तन के बाद जो प्राप्त होता है उसे बाद में लिखते हैं, और उनके बीच में एरो मार्क माने तीर का निशान होता है। तो अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। एक भाग तीर से पहले होता है, दूसरा भाग तीर के बाद होता है। तो जो तीर से पहले होता है उसे आप कहेंगे अभिकारक, इसे आप बोलेंगे अभिकारक, और जो तीर के बाद होता है इसे आप बोलेंगे उत्पाद। तो इसका परिभाषा होता है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया में जो पदार्थ परिवर्तन के बाद प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ आपको समझ में आया कि अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है और उन रूपों को क्या क्या कहा जाता है। अब आगे हम इनका लैंग्वेज लिख देते हैं। किसी पदार्थ में परिवर्तन करके उनसे नए पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनाना। दूध में आप परिवर्तन करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, दही। इससे पहले हम आपको समझाएं कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। उसमें जो पहला पदार्थ होता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो दूसरा पदार्थ होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों को मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ परिवर्तन के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण कैसे किया जाता है। अर्थात
कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम इन शब्दों पर ध्यान रखते हैं कि जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उनके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उनके रंग में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पदार्थ में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को प्राप्त करेंगे तो उन दोनों में यह देख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ क्या, ताप में परिवर्तन हुआ क्या, रंग में परिवर्तन हुआ क्या। तो अवस्था के आधार पर, ताप के आधार पर या रंग के आधार पर हम उनमें परिवर्तन देख के बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब आगे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने रूपों में लिखा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग समझें 2 रूपों में लिखा जा सकता है। पहला रूप होता है शब्द समीकरण, दूसरा रूप होता है रासायनिक समीकरण। तो इसका लैंग्वेज मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को 2 रूपों में लिखा जा सकता है। पहला है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का परिभाषा होता है जब किसी अभिक्रिया में पदार्थों को शब्दों में लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है शब्द समीकरण। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थों को उनके संकेतों में लिखा जाता है, उनके प्रतीकों में लिखा जाता है या उनके सूत्रों में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ आप देख चुके हैं कि दूध से दही, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है, शब्द में लिखा है, इसलिए आप इसे कहोगे शब्द समीकरण। यदि इन्हीं पदार्थों को हम उनके संकेत में, सूत्र में लिख दें तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का निम्नलिखित प्रकार होता है जिसे हम यहाँ लिख दिए हैं, जिसमें पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अब इन्हें हम क्रम से अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को आप लोग वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन होता है, अभिक्रिया आप लोग समझ चुके हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके आधार पर संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा यह होता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उनसे किसी एक पदार्थ का निर्माण होता हो तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर से, जब आप 2 पदार्थ या 2 से ज़्यादा पदार्थ, 2 से कम नहीं, जब भी आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं उनसे किसी एक पदार्थ का निर्माण होता हो तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं कि हम यहाँ 2 पदार्थों को मिला के एक दिखाए हैं, आप 2 या 2 से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, वहाँ पर एक ही पदार्थ प्राप्त होना चाहिए। इसके लैंग्वेज को मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, जो कि दूसरा प्रकार है। जब आप किसी एक पदार्थ से 2 पदार्थ या 2 से भी ज़्यादा पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसका सेम उल्टा है, यहाँ पर मैं इसे लिख दिया हूँ कि किसी एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखे हैं कि एक पदार्थ यहाँ होगा, यहाँ इनसे 2 भी बन सकता है, 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, परंतु यहाँ केवल एक ही पदार्थ होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक्सचेंज, एक दूसरे में विनिमय करना, प्रतिस्थापित करना। तो उसका परिभाषा यह है, जब आप 2 पदार्थों को लेंगे तो उनसे 2 ही पदार्थ प्राप्त करना है, 3 पदार्थ को लेंगे तो उनसे 3 पदार्थ प्राप्त करना है। कुल मिला के जितने पदार्थ अभिकारक में हों उतने ही उत्पाद में हों। तो परिभाषा इसका होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लेकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके एग्जाम्पल को यहाँ हम लिखे हैं कि NaOH
प्लस HCl बराबर प्राप्त हुआ NaCl प्लस H2O। दो पदार्थ यहाँ होंगे तो यहाँ भी दो होंगे, यहाँ तीन होंगे तो यहाँ भी तीन होंगे। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब ये होता है। आगे हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जब आप किसी भी अपक्रिया में, अभी तक आप लोग पढ़े कि एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थों से एक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, या दो पदार्थों से दो, तीन पदार्थों से तीन का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी अपक्रिया को आप, चाहे वो वियोजन हो या संयोजन हो या प्रतिस्थापन हो या कोई भी अपक्रिया हो, उसे आयन के आधार पर आप प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। यदि किसी भी अपक्रिया को आयनों के आधार पर आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। यहाँ मैं इसके एग्जाम्पल को दिखा दिया हूँ कि Na प्लस Cl एरो मार्क NCl। आयन कहने का मतलब है किसी परमाणु के ऊपर प्लस होगा या माइनस होगा, इसे हम आयन कहते हैं। तो कहीं भी अपक्रिया लिखी हो, उन पर आयन भी लिखे हों, तो आप कह सकते हैं यह द्विविस्थापन अपक्रिया है। यह किसी में भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, किसी में भी ऐसा हो सकता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लास्ट अपक्रिया की, जिसका नाम है उपचयन या अपचयन। तो पहले हम उपचयन का बात करते हैं। उपचयन अपक्रिया। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि की जाती हो या हाइड्रोजन की कमी की जाती हो, तो उसे हम कहते हैं उपचयन अपक्रिया। जबकि अपचयन अपक्रिया में इसी का सेम उल्टा, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। ध्यान से समझें। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा हूँ कि CuO प्लस H2 एरो मार्क होता है Cu प्लस H2O। तो यहाँ आप समझें कि Cu में पहले O था, यहाँ पर O नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो यहाँ मैं लिख दिया कि CuO, आगे चल के केवल Cu है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन कम हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। आगे इसमें देखते हैं कि यहाँ H2 के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, आगे इसके साथ O आ गया। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन बढ़ा। तो किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे कहते हैं उपचयन अपक्रिया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यह आपकी उपचयन अपक्रिया है और ये आपकी अपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया है। तो यहाँ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।